जादुई हरी मिर्च। किशनपुर गांव में शांति अपनी दो बेटी मीरा और सुनैना के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। शांति के पति का देहांत कुछ साल पहले ही हुआ था, इसलिए शांति अब हर समय अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोचती रहती थी। अशोक भाई, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मीरा के लिए कोई रिश्ता देखिए। मीरा के बाद फिर सुनैना भी तो है। जल्दी ही दोनों बेटियों के हाथ पीले कर दूं तो मेरा भी भार उतरे। अरे क्या करूं भाभी, बात तो मैंने बहुत जगह की है, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है। वैसे एक रिश्ता है तो सही, लेकिन आदमी की उम्र 50 साल है, उसकी बीबी की मौत हो गई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन आदमी ना दिल का बहुत अच्छा है और उनकी बहुत जमीन भी है गांव में। कितने लोग तो उनके खेतों में काम करते हैं। वहां मीरा को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं अशोक भाई, लड़के की उम्र तो बहुत ज्यादा है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का क्या है, अगर अच्छा लड़का चाहिए तो फिर दहेज देना पड़ेगा भाभी। गरीबी के कारण मीरा का विवाह प्रकाश नाम के आदमी से करवा दिया जाता है, जो 50 साल का आदमी था। मीरा प्रकाश से बहुत डरती थी और हमेशा उससे दूर दूर भागती थी। कभी काम तो कभी बच्चों का बहाना लगाकर वो उससे बचा करती थी। घर में प्रकाश का बड़ा बेटा सूरज, जो 16 साल का था, और छोटा बेटा विशाल अभी 10 साल का था। प्रकाश की बहन पायल और उसका शराबी पति अशोक के वहीं रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी पायल संभालती थी। एक दिन, मीरा, अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये लो तिजोरी की चाबियां। मैं चाहता हूँ कि पायल अभी आराम करे, उसने बहुत समय इस घर को संभाला है। अब तुम इस घर की मालकिन हो तो अब सब कुछ तुम संभालो। प्रकाश घर की चाबियां अपनी पत्नी मीरा को दे देता है, जो पायल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर अशोक भी पायल से कुछ पैसे ले लिया करता था, लेकिन अब वो सब कुछ उनसे छीन गया था। एक दिन की बात है। मीरा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, वो अशोक जी ने घर का सामान लेकर आना है। क्या सामान लाना है दीदी? मैंने सुबह ही इनको पैसे और सामान की लिस्ट दे दी है, वो सब कुछ ले आएंगे। पायल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। हाँ, ये कल की लड़की आई, देखो कैसे सांप की तरह तिजोरी पर बैठी है। अब तो 1 रुपए लेने के लिए भी इसके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। इसको तो मैं बताती हूँ। कुछ दिनों के बाद पायल और उसका पति अशोक धोखे से सारी जमीन और घर अपने नाम करवा लेते हैं और कम दाम में घर जमीन बेचकर उनकी तिजोरी से सारे गहने और पैसे चुराकर वो भाग जाते हैं। जब प्रकाश को इस बात का पता चलता है तो वो ये सदमा सहन नहीं कर पाता और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मीरा पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मात्र 20 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब मीरा अपने दोनों बच्चों के साथ वो गांव छोड़कर वहां से दूर किसी जंगल किनारे एक कुटिया में रहने लगती है। घर में खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब मीरा जंगल से कुछ खाने वाली सब्जियां लाती और उसी से खाकर वो अपना जीवन काट रहे थे। एक दिन मीरा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ, आज हम जंगल से खाना ढूंढ कर लाते हैं। आपकी तबीयत खराब है ना, आप आराम करो, हम जल्द ही घर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान रखना। सूरज और विशाल जंगल में जाते हैं। अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हमें यहीं रुकना होगा। भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। वहां माँ भी हमारी चिंता कर रही होगी। तभी तेज हवा चलती है और उनके सामने एक पेड़ दोनों के ऊपर गिरता है। दोनों बच्चों ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब बच्चों ने आंखें खोली तो किसी ने उन्हें जोर से पकड़ा था और पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है बच्चों। उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके साथ एक तोता था और उसके मुंह में हरी मिर्च थी। बूढ़ी औरत को देख बच्चे डर गए, क्योंकि कुछ ही पल पहले वहां आसपास कोई नहीं था। आप कौन हो?
मुझे और मेरे मिट्ठू तोते को बहुत भूख लगी थी, तो जंगल में कुछ खाना ढूंढने आई थी। तभी देखा तो तुम्हारे पास आ गई। विशाल अपने हाथ में पकड़ी पन्नी को पीछे करता है। तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इसमें हम सब्जियां लेने आए हैं। हम रोज अपनी माँ के साथ जंगल में सब्जियां लेने आते हैं और कुछ न कुछ हमें मिल जाता है। सूरज अपने परिवार के बारे में उसे सब कुछ बताता है। सूरज की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत उन्हें एक हरी मिर्च देती है। ये मेरे मिट्ठू तोते की मिर्च है, तुम इसे लेकर घर चले जाओ। कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। सूरज उस मिर्च को पन्नी में डालता है और दोनों घर के लिए निकल आते हैं। विशाल बार बार उसी बूढ़ी औरत और उसके तोते को देख रहा था। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। दोनों बच्चे अपने घर आते हैं। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों आ गए। मुझे तो तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। विशाल अपनी माँ को वो मिर्च वाली पन्नी देता है। आज सिर्फ एक मिर्ची मिली है, वो भी उस बूढ़ी अम्मा ने अपने तोते के हिस्से से हमें दी है। मीरा पन्नी देखती है तो उसमें बहुत सारी सोने की मिर्ची थी और कुछ खाने का सामान था। ये देखकर वो सभी हैरान थे। फिर सूरज सारी बात अपनी माँ को बताता है। वो बूढ़ी अम्मा नहीं बच्चों, बल्कि वो कोई भगवान की शक्ति थी जो मेरे बच्चों को बचाने के लिए आई थी और तुम्हें ये सोने की मिर्ची दे गई। उस दिन वो लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा एक सोने की मिर्च को लेकर गांव के सुनार के पास जाती है। ये मेरे पास एक सोने की मिर्च है, मुझे इसे बेचना है। सुनार सोने की मिर्च को परखता है तो वो मिर्च सच में सोने की थी। सुनार उसके बदले मीरा को अच्छे पैसे देता है। दूसरी तरफ पायल और उसका पति अशोक प्रकाश का पैसा उड़ा रहे थे। अशोक पहले से भी ज्यादा शराब पीने लगता है और जुआ खेलने लगता है, जहां पर वो अपने सारे पैसे हार जाता है। अरे ये तुमने क्या किया? जुए में ये सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। अब हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारे साथ मिलकर तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब देखो मेरा दिमाग खराब करती रहती है, अभी तुझे बताता हूँ। अशोक पायल के सर पर शराब की बोतल मारता है। पायल के सर से खून निकलने लगता है। चोट बहुत गहरी थी, जिससे खून बहुत बह जाता है और पायल की मौत हो जाती है। पत्नी के खून के आरोप में अशोक को सजा हो जाती है। इधर मीरा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। सोने की मिर्च बेचकर वो बहुत अमीर हो गए थे। मीरा ने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और गांव में अपना घर वापस खरीद लिया। राजा बीर प्रताप की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां देखने में बहुत सुंदर थी। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम सुनंदा और मंझली राजकुमारी का नाम शिवानी तथा सबसे छोटी राजकुमारी का नाम आनंदी था, जो स्वभाव में बहुत ही चंचल थी। राजा की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन राजा ने कभी भी राजकुमारियों को उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सब खुशी खुशी महल में रहते थे। एक दिन सब महल में खाना खा रहे थे। आज मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, पूछो ना। तो बताओ, आप किसके भाग्य का खाती हो? सबसे बड़ी बेटी। पिताजी, आप हमारे पिता हैं, तो स्वाभाविक है कि हम आपकी किस्मत का खाते हैं। शिवांगी, तुम बताओ। आप भला ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हो पिताजी? मैं तो आपके राज्य में पैदा हुई हूँ और आपके महल में रहती हूँ, इसलिए मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। बीर प्रताप अपनी दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। अच्छा नंदनी, तुम यहाँ आओ और बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, हर इंसान पशु पक्षी सब अपने भाग्य का खाते हैं, तो मैं भी अपनी किस्मत का खाती हूँ। आनंदी की ये बात सुन राजा बीर प्रताप को गुस्सा आ गया। अगर ऐसा ही है
तो तुम इसी समय इस महल को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी किस्मत का कैसे खाती हो। राजा ने गुस्से में आकर अपनी पुत्री को जंगल में छुड़वा दिया, लेकिन आनंदी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसकी क्या गलती थी। अब आनंदी इतने बड़े जंगल में अकेली घूम रही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसे आखिर जाना कहाँ है। तभी वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी। वहीं बैठे बैठे उसे नींद आ गई। अगली सुबह कितनी भूख लगी है और प्यास भी। आनंदी जंगल में चलने लगी और कुछ देर चलने पर उसे एक तालाब दिखाई दिया, जहां उसने अपना मुंह हाथ धोया और अचानक तालाब सूख गया। तालाब के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी। वो सीढ़ियों के रास्ते से अंदर जाने लगी। अरे, ये राजकुमार कौन है? आनंदी उसे देख डर गई। कुछ देर देखने पर वो हिला नहीं तो वह समझ गई कि वह एक मूर्ति है। जैसे ही आनंदी ने उसे छुआ तो वह एक दरवाजे में बदल गया। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह उस दरवाजे को खोलती है और देखती है कि दूसरी तरफ एक सुंदर सा बगीचा है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। फूलों के बीचों बीच एक तालाब है। वो तालाब के पास गई और वहां पानी पिया। उसके बाद बगीचे में गिरे हुए मीठे फल खाए और वहीं सो गई। तभी उसके सपने में एक परी आई। बेटी, तुम परेशान मत हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगी तुम्हें एक राजकुमार दिखाई देगा। उस राजकुमार को छू लेना। तुम जैसे ही उसे छूओगी वो एक बड़े दरवाजे में बदल जाएगा। जब तुम उस दरवाजे के अंदर जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक बड़ा महल दिखाई देगा। तुम उस महल के अंदर चले जाना। वहाँ तुम्हें 3 राजकुमार दिखाई देंगे जो दिखने में एक जैसे होंगे। तुम उन्हें छूते हुए आगे बढ़ना, वो जाग जाएंगे। आगे तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। जैसे ही उस दरवाजे को खोलोगी तुम्हें एक सुंदर राजकुमार मिलेगा और जैसे ही तुम उसे छुओगी वो जाग जाएगा। जैसे ही वो जागेगा उसके गले में तुम फूलों की माला डाल देना, वही तुम्हारा पति होगा। इतने में आनंदी की आंख खुल गई और वो हड़बड़ा के उठ गई। आनंदी सोचती रही। थोड़ी देर सूरज की पहली किरण निकली। आनंदी ने बगीचे से कुछ फूल उठाए और उन फूलों से माला बनाने लगी। माला बनते ही जैसे ही आनंदी पीछे मुड़ी तो वहां एक राजकुमार दिखाई दिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा सपने में परी ने बोला था। आनंदी ने उस राजकुमार को छुआ और वह एक दरवाजे में बदल गया, जहां उसने एक महल देखा। आनंदी महल के अंदर चली गई और उसने 3 राजकुमारों को छुआ। उसके बाद वह कमरे में गई और उसने राजकुमार को छुआ और उसके जागते ही उसके गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार ने अपने गले से वरमाला निकाल आनंदी के गले में डाल दी। तभी महल में शहनाई की आवाज आने लगी। दोनों ने विवाह किया। अगले दिन मेरे मन में एक बात चल रही है, मैं आपसे पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। आप कौन हो और ये राजकुमार कौन थे? ये क्या रहस्य है, मुझे बताइए। वो तीनों मेरे भाई थे। हम सबको श्राप मिला था। अनजाने में मेरे भाइयों ने एक हिरन के जोड़े का शिकार किया था और वो दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे और उन्होंने उन्हें आजीवन मूर्ति बने रहने का श्राप दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं भागा भागा वहाँ गया और उन्होंने मुझे भी श्राप दिया कि तुम्हारे राज्य में ये सब हुआ है, इसलिए तुम भी इस श्राप के भागीदार हो। मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा तो उन्होंने कहा
मैं अपने श्राप तो वापस नहीं ले सकता। हाँ, इसका एक उपाय बता सकता हूँ। उन्होंने कहा, जब कोई कन्या तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को छुएगी तो हम सब फिर से अपनी अवस्था में आ जाएंगे। और आज तुमने यहाँ आकर हम तीनों को नया जीवन दान दिया है। राजकुमार की बात सुन आनंदी ने भी अपने साथ हुई सारी बात बताई और बताया कि किस तरह बिना किसी अपराध के उसे दंड दिया गया और वो यहाँ तक पहुंची। राजकुमार ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद दोनों का राज तिलक किया गया और राजकुमार राजा बन गया और आनंदी रानी। पूरी प्रजा उनके राजा रानी बनने से बहुत खुश थी। उनके राज्य में सब अच्छे से चल रहा था। एक दिन आनंदी बहुत उदास थी। उसे अपने पिता की याद सताने लगी। क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हो? मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मेरी बहनें पता नहीं सब कैसे हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या पता पिताजी को अपनी गलती का पछतावा हो। अगर ऐसी बात है तो कल सुबह ही हम उनसे मिलने जाएंगे। अगली सुबह दोनों ठाठ के साथ वहां पहुंचे। जब राजा वीर प्रताप ने देखा कि कोई राजा अपनी सेना और हाथी घोड़ों के साथ उनकी तरफ आ रहे हैं तो वह घबरा गए, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनके महल का सारा खजाना खाली हो गया था और उनके दोनों दामाद राज्य में अपना हिस्सा मांग रहे थे। वहां की प्रजा बहुत दुखी थी। राजा और रानी आनंदी जब महल में आए तो राजा वीर प्रताप आनंदी को रानी के भेष में पहचान नहीं पाए। थोड़ी देर गौर से देखने पर राजा वीर प्रताप जी ने पहचाना कि वे उनकी बेटी आनंदी है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा आनंदी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हें सच बोलने की सजा दी। दरअसल तुमने तो सच कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का खाता है। पिताजी, आप माफी मत मांगो। आप अगर मुझे जंगल में ना छोड़ते तो मुझे ये खुशी के दिन कैसे देखने को मिलते। यह सुनते ही राजा वीर प्रताप की आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने आनंदी को गले से लगा लिया और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।